हेलो स्टूडेंट्स, प्रथम लेक्चर में अपन ने बात किया था विभिन्न प्रकार की संक्रमण श्रेणियां, प्रथम संक्रमण श्रेणी में आने वाले तत्व और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में। सबसे पहले हम भौतिक गुणों में लेते हैं धात्विक त्रिज्या। किसी भी परमाणु की त्रिज्या डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर फर्स्ट है नाभिकीय आवेश, और दूसरा फैक्टर है परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिकीय आवेश को मैं बताऊंगा आपको। यह माना कि कोई परमाणु है और ये उसका नाभिक है। जब परमाणु संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, और परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि n कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब यदि कोस थर्ड है तो थर्ड ही होना चाहिए, यदि कोस फोर्थ है तो फोर्थ ही होना चाहिए। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में तो कोस वही रहता है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो जब मुख्य कोस कांस्टेंट रहता है, उस कंडीशन में जब हम परमाणु संख्या बढ़ाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से क्या होता है, ये नाभिक अपने बाह्य परिधि वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और इस आकर्षण की वजह से परमाणु की त्रिज्या में क्या आएगी, कमी आएगी। ये तो हो गया नाभिकीय आवेश की वजह से परमाणु की त्रिज्या में कमी आना। अब दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जो बाह्य परिधि होता है उसके अंदर की जो परिधि वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा शो किया जाता है। माना कि ये है, जैसे हम बात करते हैं डी कक्षक में डी एलिमेंट्स की, तो डी एलिमेंट्स में क्या होता है, n-1 जो होते हैं डी कक्षक, उनमें भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। n-1 यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या n हो गई, और n-1 मतलब उससे एक कम ने इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाभिक तो इन इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कर रहा है, इसकी वजह से परमाणु की त्रिज्या में कमी आनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिधि के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण ये बाह्य परिधि को अपने से दूर की धकेलना चाहेंगे, और इसकी वजह से परमाणु की त्रिज्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः किसी भी परमाणु की त्रिज्या या धातु की त्रिज्या डिपेंड करती है नाभिकीय आवेश पे और परिरक्षण प्रभाव के। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की तत्वों की बात करें तो यह नाभिकीय आवेश को परिरक्षण प्रभाव काफी हद तक संतुलित कर देता है। और इसी संतुलन की वजह से हम जब बाएं से दाएं जाते हैं स्कैंडियम से कॉपर की तरफ, तो बहुत कम धात्विक त्रिज्या में वृद्धि होती है। और लास्ट तक आते आते, क्योंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग समान धात्विक त्रिज्या हो जाती है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर बहुत कम धात्विक त्रिज्या में कमी आती है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं डेंसिटी यानी घनत्व। जो जितने ज्यादा सघन होंगे उनका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और यह डिपेंड करता है धात्विक त्रिज्या पे। चूंकि संक्रमण जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है उनकी धात्विक त्रिज्या बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती, और छोटे परमाणु आकार होने के कारण इनका घनत्व ज्यादा पाया जाता है। अतः संक्रमण तत्व के कम धात्विक त्रिज्या परमाणु का घनत्व संकुलन तथा उच्च परमाणु भार होने के कारण इनकी घनत्व सामान्यतः उच्च पाए जाते हैं। अतः ये सभी धातुएं सघन है। एक श्रृंखला में इन तत्वों के घनत्व परमाणु भार बढ़ने पर तथा परमाणु त्रिज्या घटने पर हमेशा बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं हम गलनांक
और क्वथनांक की। यह भी डिपेंड करेगा धात्विक बंध पर। जितना प्रबल धात्विक बंध क्वथनांक और गलनांकमांक उतने ही हाई होते हैं, और जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतना ज्यादा प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक बढ़ते जाते हैं और बाद में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा प्रबल धात्विक बंध होंगे उतने ही उनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होंगे। मैग्नीज का यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद पाया जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 अर्धपूरित विन्यास होने के कारण ये बहुत प्रबलता से धात्विक बंध नहीं बनाता है। इसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक। अब नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं कठोरता। जैसा कि आपको पता है ये धातु का गुण होता है, कठोर होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं। चूंकि संक्रमण तत्व भी धातु हैं तो उनमें भी ये सब गुण पाए जाएंगे और ये सभी धात्विक बंध की प्रबलता पर भी डिपेंड करते हैं। चूंकि धात्विक बंध की प्रबलता क्रोमियम तक बढ़ने के बाद घटने लगती है, अतः इन धातु की कठोरता तथा यांत्रिक सामर्थ्य भी इसी प्रकार कम होती जाती है। अर्थात ये गुण क्रोमियम तक बढ़ने के पश्चात घटने आरंभ हो जाते हैं। तथापि क्रोमियम से निकल तक की धातु के इन गुणों में धात्विक त्रिज्या लगभग अपरिवर्तनीय ही रहती है। इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता के बारे में। जैसे आप सब लोगों को पता है, जिसका आकार बड़ा होगा उसकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, और जिसका आकार छोटा है उसकी आयनन ऊर्जा प्रबल हो जाएगी। अब हमने पहले देखा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में धात्विक त्रिज्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, और बाएं से दाएं जब हम बढ़ते हैं तो धात्विक त्रिज्या में कमी बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार इनके आयनन ऊर्जा में उसी क्रम में वृद्धि भी बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी धात्विक त्रिज्या में कमी धात्विक त्रिज्या में अंतर बाएं से दाएं जाने पे बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब अपन नेक्स्ट गुण की बात करेंगे, वो है ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट इनका प्रॉपर्टी है। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनके n-1 डी कक्षक और ns कक्षकों की कारण। चूंकि इन दोनों कक्षकों में बहुत कम ऊर्जा का अंतर होता है, इसलिए ये इन दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब यहाँ बाहर का कोष वाले इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ही, और अंतर्भूत इलेक्ट्रॉन भी अपना अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का भी त्याग कर देते हैं, और इसी वजह से ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीज का, जो कि सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। मैग्नीज, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 तो अब ये क्या करेगा, अपने s के दोनों इलेक्ट्रॉन और d ब्लॉक के 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कितनी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, Mn+7। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाला तत्व है मैग्नीज। अब हम स्कैंडियम से चलते हैं, तो देखिए, चूंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 3d14s2। अब यहाँ पे इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा तथा द्वितीय एवं तृतीय आयनन, प्रथम आयनन ऊर्जा तो बहुत कम होती है तथा द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए ये सीधी केवल
+3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो स्कैंडियम में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है? +3। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो इन द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा में अंतर आ जाता है, इसलिए आगे वाले तत्वों में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था है कॉमन पाई जाती है। तो स्कैंडियम से आगे जब हम बात करते हैं कॉपर निकल कोबाल्ट निकल कॉपर तक, तो +1 और निकल तक +2 ऑक्सीकरण अवस्था कॉमन पाई जाती है। कॉपर में +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, निकल तक +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं कॉमन पाई जाती है। टाइटेनियम में चूंकि यहाँ पर प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था और द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था में तो बहुत कम अंतर है, तो सीधा दिखाएगा ये अपने को Ti+2 और Ti+3 एंड देन 4। चूंकि यहाँ पे +4 ऑक्सीकरण अवस्था में आप देखिए टाइटेनियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है 3d2 4s2। तो अगर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 3d0 आ जाता है, और उस समय क्या होता है पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3p फुल होगा और 3d0 और 4s 0 हो जाएगा। तो ये अधिकतम स्थायित्व वाला विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसकी +4 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो सर्वाधिक स्थायी होती है। इसी तरह वेनेडियम की भी वेनेडियम बात करते हैं तो वो +2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है तथा उसकी +5 तक दिखाता है, और उसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी पाई जाती है। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम भी +2 से +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है। मैग्नीज की अपन ने बात ही की तो मैग्नीज +2 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। और आयरन की जो सबसे कॉमन ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है वो पाई जाती है +2 और +3, और +4 +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सामान्य नहीं होती है। कॉपर भी +2 से +5 ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट +2 से +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। निकल +2 से +4 और कॉपर दिखाएगा +1 एंड +2। देखिए मैग्नीज के बाद आगे आने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाने के कारण वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनकी आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का निकलना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है। अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d10 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से 3d10 मिलता है, तो इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है, लेकिन इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय में इतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता ऑक्सीकरण अवस्था में। तो जैसे जैसे मैग्नीज के बाद युग्मन स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीकरण अवस्था में भी कमी आने लग जाती है। इस प्रकार प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अनुचुंबकीय प्रकृति। बच्चों आप सबको पता है ये किसका गुण है? ये उन परमाणुओं का गुण है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक की जब फिलिंग स्टार्ट होती है तो 1 से स्टार्ट होती है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी वजह से ये अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। लेकिन जिनमें या तो डी ब्लॉक 0 हो या D10 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण पाए जाएंगे। क्योंकि जब युग्मन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय प्रभाव दूसरा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। तो अनुचुंबकीय गुण किसकी प्रॉपर्टी है? उन परमाणुओं की जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अगली बात करते हैं हम रंगीन विलयन की। चूंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
और जब ये प्रकाश के क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो ये कलर शो करते हैं। एक प्रतिचुंबकीय आयन में सभी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा खाली कक्षक इन कक्षकों से इतनी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं कि भरे डी कक्षकों से खाली कक्षों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बहुत अधिक ऊर्जा के विकिरण के अवशोषण से भी संभव होता, मतलब उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि दृश्य विकिरणों से भी अधिक ऊर्जा होगी। तो उस कंडीशन में जो जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करके अपने खाली कक्षों में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके उससे भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए वो लोग इस प्रकार के परमाणु रंगीन नहीं होंगे। लेकिन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो आसानी से दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का ग्रहण करके अपने खाली कक्षों में जो कि उच्च ऊर्जा वाले हैं उनमें चले जाएंगे और कलर शो करेंगे। तो यह भी इनकी बहुत प्रॉपर्टी होती है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं डी तत्वों में वो कलर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब संकुल यौगिक, चूंकि आपको पता है इनमें खाली डी कक्षक पाए जा रहे हैं और ये n-1 डी कक्षक, NS कक्षक और NP कक्षकों को संकरण में इस तरीके से यूज लेते हैं कि सभी कक्षक लगभग समान ऊर्जा के हो जाते हैं। और इन खाली कक्षकों में जब जो दादा लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये किस किस वजह से पॉसिबल होगा? एक तो इनके छोटे आकार के कारण तथा प्रबल नाभिकीय आवेश के कारण, इनका प्रबल नाभिकीय आवेश और छोटे आकार के कारण। खाली n-1 डी NS व NP कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं संकरण में, जो कि लगभग एक से कक्षक बना देते हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं, ये संकुल यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। और एक दंतुक लिगंडों की वह संख्या जो केंद्रीय आयन या परमाणु से बंध बना सकती है धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। यह अपन आगे वाले चैप्टर्स में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इनकी कि ये उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट संकुल बनाते हैं। जो कि एक ऊर्जा का अलग वाला पाथ उपलब्ध कराते हैं जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो आसानी से हो जाती है। और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो बना पाएंगे इसको तो मैंने बता ही दिया कि खाली कक्षक पाए जाते हैं और ये n-1 NS NP कक्षकों को संकरण में यूज करके एक जैसे कक्षक बना लेते हैं, जिसकी वजह से आसानी से कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेते हैं। और इसी कारण से ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाकर ऊर्जा का ऐसा पाथ निर्धारित करते हैं जो कि जिसमें कि कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो क्रियाकारक है उत्पाद में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में भौतिक गुणों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब हम अगले लेक्चर में इनके एक एक तत्व को लेकर और उसके रासायनिक गुणों के और उसके द्विअंगी यौगिकों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।